जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे आज भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा के बारे में। इस वीडियो में हम आपको भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीनों भागों के बारे में बताएंगे। उनके कमांड्स, उनकी रैंक्स और उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कहाँ पर स्थित हैं। इसके साथ साथ हम अर्धसैनिक बलों और नागरिक बलों के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, किंतु देश की रक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की है। संसद में सुरक्षा संबंधी विषयों का उत्तरदायित्व रक्षा मंत्री का होता है। रक्षा मंत्रालय में 4 विभाग हैं: रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, भूतपूर्व सेवाकर्मी कल्याण विभाग, रक्षा शोध एवं विकास संगठन विभाग। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया है: थल सेना, नौसेना, वायुसेना। सेना कमानों में संगठित होती है। प्रत्येक कमान का सर्वोच्च अधिकारी कमांडिंग इन चीफ होता है। कमान क्षेत्रों और उप क्षेत्रों में बंटे होते हैं, जो मेजर जनरल और ब्रिगेडियर के अधीन होते हैं। संगठन सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रत्येक शाखा का सर्वोच्च अधिकारी क्रमशः थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष कहलाता है। थल सेना के अधिकारियों की रैंक्स में नीचे से ऊपर की बात की जाए तो सबसे पहले आते हैं लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। इसके बाद सेना में जो सबसे बड़ा पद होता है वो फील्ड मार्शल का होता है। नौसेना में सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कॉमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल। और इसी तरह वायुसेना में सबसे पहले फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कॉमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल। आगे जानेंगे हम इंडियन आर्मी की कमांड्स और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्दर्न कमांड की, तो इसका हेडक्वार्टर उधमपुर में है। सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर पुणे में है। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर चंडी मंदिर में है। सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। साउथ वेस्ट कमांड का हेडक्वार्टर जयपुर में है और ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। इसी तरह नौसेना के सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर जो है वो कोच्चि में है। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर वो विशाखापत्तनम में है और वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे बात करते हैं वायुसेना की, तो सबसे पहले आता है सदर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में है। फिर आता है वेस्टर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिर आता है ईस्टर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। उसके बाद साउथ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर गांधीनगर में है। सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। मेंटेनेंस कमांड का हेडक्वार्टर नागपुर में है। ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो खड़गवासला में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज जो कि न्यू दिल्ली में है। इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो कि देहरादून में है। आर्मी वॉर कॉलेज जो कि मऊ में है। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स स्कूल जो कि जबलपुर में है। इंडियन नेवी के कुछ प्रशिक्षण संस्थान की बात की जाए तो आईएनएस चिल्का जो कि भुवनेश्वर में है। आईएनएस हमला जो कि मलाड मुंबई में है। आईएनएस मंदोवी जो कि गोवा में है। आईएनएस बलसुरा जो कि जामनगर गुजरात में है। आईएनएस शिवाजी जो कि लोनावला महाराष्ट्र में है। आईएनएस सातवाहन जो कि विशाखापत्तनम में है। सेलर्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट जो कि दावोलिम गोवा में है। नेवल एकेडमी जो कि कोच्चि में है। नेवल शिपराइट स्कूल जो कि विशाखापत्तनम में है। आईएनएस वेंदुरथी जो कि कोच्चि में है। एयरफोर्स के कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए तो एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो कि कोयम्बटूर में है। पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल जो कि आगरा में है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जो कि जलाहली बेंगलुरु में है। एयरफोर्स एकेडमी जो कि हैदराबाद में है। एलिमेंट्री स्कूल जो कि विदर्भ में है। कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर जो कि सिकंदराबाद तेलंगाना में है। आगे बात करते हैं भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत अर्धसैनिक बल और नागरिक बल आते हैं। तो सबसे पहले स्थापना हुई थी असम राइफल्स की जो कि 1835 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। असम राइफल्स का प्रमुख उद्देश्य पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारतीय चीन सीमा की सुरक्षा कानून व्यवस्था को बनाए रखने और आंतरिक शांति बनाए रखना आदि है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ,
जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में कानून एवं व्यवस्था को कायम रखने में राज्यों की सहायता करना है। इसके बाद स्थापना हुई थी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स की, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जिसकी स्थापना हुई थी 1962 में। इसका उद्देश्य उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सीमावर्ती लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों, तस्करी एवं भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ को रोकना आदि है। इसके बाद 1963 में स्थापना हुई थी एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका उद्देश्य नेपाल और भूटान सीमाओं की चौकसी करना है। उसके बाद 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका उद्देश्य देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी, आपातकाल में आंतरिक सुरक्षा में सहयोग देना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका उद्देश्य केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसरों में कार्यरत कारीगरों और वहां की संपत्ति की सुरक्षा करना है और इसका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो हैदराबाद में है। 1978 में स्थापना हुई थी भारतीय तट रक्षक दल की, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य समुद्री सीमाओं एवं समुद्री क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स यानी एनएसजी की स्थापना हुई थी 1984 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। जर्मनी के GSG-9 और यूके के SAS के तर्ज पर गठित एनएसजी उच्च प्रशिक्षण प्राप्त बल है जो आतंकवादी गतिविधियों की चुनौती का सामना करता है। इसके सदस्य को ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। इसकी ट्रेनिंग मानेसर हरियाणा में होती है। इसके बाद स्थापना हुई थी विशेष सुरक्षा बल यानी SPG की। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा मुहैया कराना है। रैपिड एक्शन फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस का भाग है, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1991 को की गई। अर्धसैनिक बल और नागरिक सैन्य बल के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करेंगे कुछ डिफरेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले स्थापना हुई थी 1934 में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE की, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। GRSE शिपयार्ड व सामान्यतः इंजीनियरिंग की एक बहुउद्देश्य इकाई है। नौसेना व तटरक्षक बल के लिए युद्धपोत व सहायक पोतों का निर्माण यहाँ पर होता है। भेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। सशस्त्र सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद 1957 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर वास्को डिगामा में है और इसका उद्देश्य रक्षा नौकाएं, अवतरण पोत और गश्ती नौकाएं इत्यादि बनाना है। उसके बाद भारत के DRDO की स्थापना हुई, जो कि 1958 में की गई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य स्वदेशी तथा नवाचार द्वारा डिफेंस टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। मजगांव डॉक लिमिटेड की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये भारत में जलपोत निर्माण का सबसे बड़ा उपक्रम है। ये संस्थान समुद्री तेल कुओं के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण करता है। बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। HAL का उद्देश्य लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और उनसे संबंधित हवाई इंजनों के उपकरणों और कलपुर्जों का निर्माण व डिजाइन करना है। 1964 में स्थापना हुई थी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसका उद्देश्य रेल डिब्बे, पुल, भारी बोझ उठाने वाले उपकरणों, ट्रकों एवं डीजल इंजनों का निर्माण करना है। 1970 में स्थापना हुई थी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसका उद्देश्य है मिसाइल उत्पादन। 4 मिसाइलों पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग के उत्पादन के लिए BDL उत्तरदायी है। पब्लिक सेक्टर्स के बारे में बात करने के बाद आगे हम बात करेंगे कुछ मिसाइल्स की और भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की। भारत ने प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत के DRDO के अंतर्गत 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत 5 मिसाइल्स
त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी, नाग और अग्नि के विकास की शुरुआत की गई। इन 5 मिसाइल्स के साथ हम भारत के अन्य प्रमुख मिसाइल्स के बारे में भी बात करेंगे। IGMDP के तहत जिस मिसाइल का निर्माण सबसे पहले किया गया था वो है पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल सरफेस टू सरफेस मार करने वाली शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और त्रिशूल मिसाइल सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है जिसका उपयोग इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों के द्वारा किया जाता है। फिर आता है नाग मिसाइल। ये एक टैंक रोधी यानी एंटी टैंक मिसाइल है। इसके बाद बात करेंगे अग्नि मिसाइल की, जो कि सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि मिसाइल के भी कई वर्जन्स हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 आदि। धनुष मिसाइल सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र मिसाइल जो है वो एयर टू एयर मार करने वाली मीडियम रेंज की मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारत और रूस के परस्पर सहयोग से बनी है, ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसके सरफेस टू एयर वेरिएंट्स भी हैं। दुनिया की कुछ खास क्रूज मिसाइलों में से एक है ब्रह्मोस मिसाइल। ये मिसाइल हाई सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकती है। मार्च 2022 में ये मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरी थी। इस घटना के बाद से ही पाकिस्तान लगातार इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिशों में लगा हुआ है। इन सबसे अलग पिछले दिनों एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने DRDO के साइंटिस्ट को हनी ट्रैप कर ब्रह्मोस के बारे में कई खतरनाक जानकारियां हासिल करने की कोशिशें की। भारत और रूस की तरफ से मिलकर तैयार की गई इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है कि जो दुश्मन को इसके बारे में सब कुछ जानना है और वो इसे डिकोड करने की कोशिशों में लग गया है? तो आइए जानते हैं ब्रह्मोस के बारे में। ब्रह्मोस एक शॉर्ट रेंज की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आगे बढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है। क्रूज मिसाइल्स जेट इंजन से उड़ान के लिए ऊर्जा हासिल करती हैं। ये सुपरसोनिक स्पीड से अपने उड़ान को भरती हैं। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट इंजन से पावर हासिल करती है, लेकिन सिर्फ शुरुआती उड़ान के समय ही बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च के कुछ समय बाद ही प्रोपेल किया जाता है। वहीं क्रूज मिसाइल सेल्फ प्रोपेल्ड होती हैं। वो टारगेट को हिट करने तक प्रोपेल्ड ही होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा वजन पेलोड यानी वॉरहेड ले जाने में कैपेबल होते हैं। इन पर भारी परमाणु हथियार या कई वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन क्रूज मिसाइल में इकलौता वॉरहेड होता है जिससे सटीकता के साथ सीधा निशाना लगाया जाता है। बात करते हैं ब्रह्मोस की। इसे सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। रूस की NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया और भारत के DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ज्वाइंट रूप से डेवलप किया है। ये रूस की P-800 ऑंकस क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये हवा में पाथ को चेंज करती है और चलती फिरती टारगेट को भी नष्ट कर देती है। इसको वर्टिकल या सीधे कैसे भी लॉन्चर से दागा जा सकता है। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के काम आ सकती है। लैंड बेस्ड और शिप बेस्ड लॉन्च वेरिएशंस पहले से ही सर्विस में है। ब्रह्मोस का एक एयर लॉन्च वेरिएशन जिसे सुखोई Su-30 MKI से दागा जा सकता है 2012 में सामने आया और 2019 में सर्विस में प्रवेश किया। एयर अटैक की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए मिसाइल का एक हाइपरसोनिक वेरिएशन ब्रह्मोस 2 भी वर्तमान में मैक 7-8 की स्पीड के साथ डेवलप किया जा रहा है। इसके 2024 तक टेस्ट के लिए तैयार होने की उम्मीद है। मिसाइल गाइडेंस को ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डेवलप किया गया है। 2016 में जैसे ही भारत MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य बना, भारत और रूस ने ज्वाइंटली 800 किलोमीटर रेंज और संरक्षित लक्ष्यों को सटीकता के साथ हिट करने की क्षमता के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की एक नई जनरेशन डेवलप करने की योजना बना रहे हैं। अंततः सभी मिसाइलों को 1500 किलोमीटर की रेंज तक डेवलप करने का प्लान है। सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम वॉरहेड्स ले जा सकती है। ये मिसाइल 3.5 मैक तक की मैक्सिमम स्पीड हासिल कर सकती है। इसमें 2 स्टेज का प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड। दूसरे स्टेज में रैमजेट इंजन है जो इसे सुपरसोनिक स्पीड प्रदान करता है, साथ ही ईंधन की खपत को कम करता है। ये 10 मीटर की हाइट पर उड़ान भर सकती है और रडार की पकड़ में नहीं आती है। रडार की ही नहीं, किसी अन्य मिसाइल के सिस्टम को भी धोखा देने में ये कैपेबल है। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस अमेरिका के टॉम हॉक से भी दुगनी अधिक तेजी से वॉर करती है। आम मिसाइलों के विपरीत ये मिसाइल हवा को खींचकर रैमजेट टेक्निक से एनर्जी को प्राप्त करती है। ये मिसाइल 1200 यूनिट एनर्जी जनरेट कर अपने लक्ष्य को तहस नहस कर सकती है। इसके रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो अप्रैल 2022 में इंडियन नेवी और अंडमान निकोबार कमांड द्वारा ज्वाइंट रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक एंटी शिप वेरिएशन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था। जनवरी 2022 में
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक विस्तारित रेंज के समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण स्टील्थ गाइडेड मिसाइल INS विशाखापत्तनम से किया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस शो के मौके पर स्पुतनिक से बात करते हुए प्रवीण पाठक ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री पर 6 देशों के साथ बातचीत चल रही है। ये सभी ऐसे देश हैं जिनके साथ बातचीत एडवांस स्टेज में है। उन्होंने ये भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में रुचि रखने वाले ये देश इंडो पैसिफिक एरिया और मिडिल ईस्ट के हैं। जनवरी 2022 में फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय और ब्रह्मोस के जमीन आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के लिए $375 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में मिसाइल के ऑपरेटर्स के लिए ट्रेनिंग और एक लॉजिस्टिक सपोर्ट पैकेज शामिल है। सागरिका मिसाइल सागर की गहराइयों में भी उपयोग किया जा सकता है। सौर्य मिसाइल सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मीडियम रेंज की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। और बात करेंगे प्रहार मिसाइल की, तो ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। पिनाका स्वदेश निर्मित बहुनालक रॉकेट प्रणाली है। इसके द्वारा 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। इस प्रणाली में मार्क 1 के अधिकतम रेंज 40 किलोमीटर या मार्क 2 के अधिकतम रेंज 65 किलोमीटर है। इस प्रणाली का विकास DRDO ने किया है। हेलिना, जिसे भारत में ही विकसित किया गया, ये एक टैंक रोधी मिसाइल है। बराक 8 DRDO व इजराइल द्वारा डेवलप किया गया सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके आगे बात करेंगे हम सैन्य विमानों की। भारत के प्रमुख सैन्य विमान कुछ इस प्रकार हैं। पहले बात करेंगे तेजस की। रक्षा उपकरणों में सर्वाधिक जटिल, उन्नत, अत्याधुनिक विकास परियोजनाओं में से एक हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने अपनी पहली उड़ान 4 जनवरी 2001 को भरी थी। विश्व का सबसे छोटा हल्का बहुउद्देशीय सुपरसोनिक विमान सभी प्रकार के मौसम में हवा से हवा और हवा से धरती पर, हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। 17 जनवरी 2015 को इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। निशांत जो है वो स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ये रडार के पकड़ में नहीं आता है और इसे जमीन से 160 किलोमीटर की परिधि में नियंत्रित किया जा सकता है। लक्ष्य एक UAV है, जिसे हिंदी में पायलट रहित विमान बोलते हैं। ये स्वदेशी तकनीक से DRDO द्वारा विकसित किया गया है। 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 40 मिनट से अधिक देर तक उड़ान भरने में सक्षम। इसका उपयोग सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मार करने वाले मिसाइल्स और तोपों में लगाने वाले निशानों के लिए प्रशिक्षण देने हेतु किया जाता है। जेट इंजन से चलने वाला ये विमान 10 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। 100 किलोमीटर के दायरे में रिमोट द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसका प्रयोग तीनों सेनाओं द्वारा किया जाता है। राफेल फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित चौथी पीढ़ी के आगे का विमान है। सुखोई 30 रूस निर्मित विश्व का आधुनिक किस्म का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जिसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इससे विभिन्न किस्म की 12 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें 4000 किलोग्राम के वजन के साथ शस्त्र भी ले जाए जा सकते हैं। चिनूक एक हेलीकॉप्टर है, जिसे अमेरिकी कंपनी बोइंग ने डेवलप किया है। अपाचे 64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसका निर्माण अमेरिका में हुआ है। बात करेंगे अवाक्स AWACS की। अवाक्स का फुल फॉर्म है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये एक निगरानी प्रणाली है। ये विमानों पर लगाई जाती है। ये शत्रु विमानों और मिसाइलों पर नजर रखने और त्वरित सूचना देने में सक्षम है। ये बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर तक की सूचना देने में सक्षम है। HTT-40 स्वदेशी तकनीक से विकसित देश के पहले बेसिक ट्रेनर विमान BDA हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 HTT-40 ने 17 जून 2016 को बेंगलुरु में उड़ान भरी थी। 2 सीटों वाले इस विमान का डिजाइन और विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। HTT-40 धातु से बना टेंडम सीट वाला विमान है, जिसमें 950 हॉर्स पावर और टर्बोप्रॉप इंजन लगा हुआ है। वरुण जो है वो पहला मानववाहक ड्रोन है और प्रिस्टन जो है वो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। भारत के प्रमुख टैंक्स की बात की जाए तो अर्जुन का नाम सबसे पहले आता है। अर्जुन का विकास DRDO ने किया है। ये टैंक अपने चारों ओर 360 डिग्री घूमकर अचूक निशाना लगा सकता है। इस टैंक में एक विशेष प्रकार के फिल्टर के उपयोग के कारण जवानों को जहरीली गैस एवं विकिरण प्रभाव से रक्षा होती है। इस फिल्टर का निर्माण भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने किया है। इसके बाद बात करते हैं T-90 भीष्म टैंक की। T-90 भीष्म टैंक मध्यम श्रेणी का युद्धक टैंक है। ये टैंक केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक के टाइम भी खुद को एक्टिव रख सकता है और बारूदी सुरंगों से भी स्वयं की सुरक्षा कर सकता है। भारत ने रूस से कुछ T-90 टैंक्स खरीदे हैं
तथा शेष टैंक्स का निर्माण भारत में अवाड़ी चेन्नई में किया जा रहा है। कर्ड टैंक, डीआरडीओ द्वारा निर्मित ये टैंक अर्जुन टैंक तथा रूसी T-72 टैंक की विशेषताओं को मिलाकर बनाया गया है। ये मध्यम श्रेणी का हल्का टैंक है जिसका वजन 48 टन है। ये टैंक न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर को सह सकता है तथा रात में भी ये एक्टिव रह सकता है। इस टैंक में विमान को ध्वस्त कर देने वाली मशीन गन लगी हुई है। अर्जुन मार्क II टैंक, भारत के स्वदेश निर्मित युद्धक टैंक का नवीन संस्करण अर्जुन मार्क II का परीक्षण 2011 में हुआ था। इसका वजन 66 टन है और इसकी स्पीड जो है वो 40 से 60 किलोमीटर पर आवर है। ये मिसाइल दागने में सक्षम है। बात करेंगे भीम टैंक की। डीआरडीओ द्वारा थल सेना के लिए स्वचालित तोप का विकास किया गया है। भीम की विशेषता ये है कि इस पर एक साथ 50 राउंड गोले रखे जा सकते हैं और इन्हें तोपों में भरने की स्वचालित व्यवस्था है। टैंक्स के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे भारत की प्रमुख पनडुब्बियों और विमान वाहक पोतों के बारे में। भारत के प्रमुख सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स में नाम आता है INS विराट, INS साल्की, INS विक्रमादित्य, INS प्रबल और INS सतपुड़ा आदि का। बात करेंगे INS विराट की। साल 2017 में INS विराट को नौसेना से रिटायर कर दिया गया था। वायुसेना से जुड़ी खबरों में अक्सर स्क्वाड्रन का जिक्र आता है। एयरफोर्स के किसी भी स्क्वाड्रन में आमतौर पर एक तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे कोई मिग फाइटर एयरक्राफ्ट का स्क्वाड्रन है तो कोई राफेल का या कोई सुखोई का। वायुसेना में फाइटर स्क्वाड्रन का सैंक्शन नंबर 42 है, यानी वायुसेना के पास फाइटर एयरक्राफ्ट के 42 स्क्वाड्रन्स हो सकती है। हालांकि एयरफोर्स के पास अभी स्क्वाड्रन की संख्या इससे काफ़ी कम है। अब ये जानते हैं कि एयरफोर्स के पास अभी किस तरह के विमान हैं और कितनी स्क्वाड्रन्स हैं। वायुसेना के पास इस वक्त फाइटर एयरक्राफ्ट्स में MiG-21 बाइसन, MiG-29 जगुआर, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, राफेल और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि तेजस है। कुल फाइटर स्क्वाड्रन्स की संख्या 42 होनी चाहिए, लेकिन एयरफोर्स के पास अभी 31 स्क्वाड्रन्स हैं। वायुसेना के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में IL-76, AN-32, एवरो, C-130 और C-17 है और अभी हाल ही में C-295 को भी शामिल किया गया है। एम्ब्रेयर और बोइंग भी हैं जिनका इस्तेमाल VIP मूवमेंट के लिए किया जाता है। एयरफोर्स के पास चीता, चेतक, चीतल और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा MI-17, MI-17IV, MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स में एयरफोर्स के पास लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, MI-35, ALH मार्क 4 और अपाचे भी हैं। हेरोन और दूसरे UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी एयरफोर्स के पास हैं। एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 16 से लेकर 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। पिछले साल 30 सितंबर को एयरफोर्स की 51 स्क्वाड्रन की नंबर की रेटिंग हुई। ये स्क्वाड्रन श्रीनगर में बेस्ड थी और MiG-21 बाइसन फाइटर जेट इस स्क्वाड्रन का हिस्सा थे। अब एयरफोर्स के पास MiG-21 बाइसन की कुछ ही स्क्वाड्रन्स रह गई हैं जो आने वाले सालों में फेज आउट होंगे। 51 नंबर के स्क्वाड्रन वही स्क्वाड्रन है जिसके ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया था। ये स्क्वाड्रन 1 फरवरी 1985 को चंडीगढ़ में बनी थी और 1 मई 1986 में ये श्रीनगर में शिफ्ट हो गई। पहले इस स्क्वाड्रन में MiG-21 टाइप 75 एयरक्राफ्ट थे। जनवरी 2004 में ये अपग्रेड होकर MiG-21 बाइसन में तब्दील हो गए। नंबर प्लेटिंग का मतलब होता है कि वो स्क्वाड्रन सक्रिय नहीं है और वक्त आने पर उसे नए एयरक्राफ्ट के साथ फिर से एक्टिव कर दिया जाएगा। अभी वो नंबर प्लेटेड है और उसके फिर से रेज होने या एक्टिव होने का इंतजार है। आप इसे एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी एयरक्राफ्ट के 3 स्क्वाड्रन हैं जिसमें 15-15 एयरक्राफ्ट हैं। किन्हीं अलग अलग कारणों से इनमें से 2 स्क्वाड्रन में 12-12 एयरक्राफ्ट हो गए हैं और 3 स्क्वाड्रन में 4 एयरक्राफ्ट रह गए हैं। इसमें से भी कुछ पुराने हो गए हैं, तो ऐसे में तीसरे स्क्वाड्रन की नंबर प्लेटिंग का फैसला लिया जाता है। नंबर प्लेटिंग वाले स्क्वाड्रन के पास जो एसेट्स हैं जैसे एयरक्राफ्ट, इक्विपमेंट्स और मैन पावर, उन्हें दूसरे स्क्वाड्रन में दे दिया जाता है। जैसे हमने जो उदाहरण लिया है इसमें तीसरे स्क्वाड्रन में 4 एयरक्राफ्ट सहित पूरे एसेट्स के बाकी 2 स्क्वाड्रन में बांट दिया गया, जिससे उनमें भी एयरक्राफ्ट पूरे हो गए। जो एयरक्राफ्ट कम होते हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है और जो उड़ने लायक नहीं बचते हैं उनके सही पुर्जों को स्पेयर पार्ट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जिस स्क्वाड्रन की नंबर प्लेटिंग की जाती है वो अपना इतिहास संजो के रखती है। जब फिर नए एयरक्राफ्ट आएंगे तो उस स्क्वाड्रन को उसके इतिहास ट्रेडिशन के साथ फिर से शुरू किया जाएगा। नंबर प्लेटिंग का मतलब रिटायर होना बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि 51 स्क्वाड्रन की नंबर प्लेटिंग की गई, लेकिन जब एयरफोर्स के पास नए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट या कोई नए फाइटर एयरक्राफ्ट आएंगे तो 51 स्क्वाड्रन फिर नए एयरक्राफ्ट के साथ खड़ी हो सकती है। अब जानते हैं कि एयरफोर्स के पास कितनी कमांड है।
एयरफोर्स के पास कुल 7 कमांड हैं। इनमें से 5 ऑपरेशनल कमांड हैं, एक ट्रेनिंग और एक मेंटेनेंस कमांड है। ऑपरेशनल कमांड है वेस्टर्न एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, सदर्न एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड और ईस्टर्न एयर कमांड। वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर दिल्ली में, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का गांधीनगर, सदर्न एयर कमांड का तिरुवनंतपुरम, सेंट्रल एयर कमांड का प्रयागराज और ईस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर शिलोंग में है। एयरफोर्स की मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है और ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर में है। हर कमांड के तहत फ्लाइंग स्टेशन और ग्राउंड स्टेशंस होते हैं। किस कमांड के तहत कितने स्टेशन हैं ये ज़रूरत के हिसाब से तय होता है। जैसे वेस्टर्न कमांड के तहत सबसे ज़्यादा स्टेशन है। फ्लाइंग स्टेशन के तहत फ्लाइंग स्क्वाड्रन्स होती हैं। स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मिसाइल, यूएवी किसी की भी हो सकती है। हेलीकॉप्टर की आमतौर पर यूनिट होती है। ये स्क्वाड्रन और यूनिट ही ऑपरेशंस करती हैं और स्टेशन का काम उन्हें सपोर्ट देना होता है। स्क्वाड्रन का हेड सीओ यानी कि कमांडिंग ऑफिसर होता है। एक नज़र डालते हैं भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स के रैंक पर। तो सबसे पहले आते हैं फ्लाइंग ऑफिसर, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कॉमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल और सबसे टॉप पर आते हैं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की रैंक वायुसेना के अधिकारियों में मात्र अर्जन सिंह को मिली हुई है। भारत की नौसेना जहाज की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर की नियुक्ति के लिए इंडियन नेवी डे के दिन भारतीय नौसेना को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नौसेना के रैंक्स में एक सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है। पीएम मोदी ने ये अनाउंस किया कि नौसेना कर्मियों और अधिकारियों के रैंक का नाम भारतीय संस्कृति के अनुसार बदल दिया जाएगा। अपने नौसेना दिवस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने भारत सरकार की योजनाओं का खुलासा किया जो हमारी रक्षा बलों में महिला शक्ति को बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए शिवाजी की नौसेना का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज समुद्री शक्ति के महत्व को जानते थे। उनके नारे का अर्थ था कि वो जो नियंत्रण कर सकता है, समुद्र सबसे शक्तिशाली है। भारतीय नौसेना के रैंक्स का नाम अब भारतीय परंपराओं के अनुरूप रखने का मतलब ये है कि इससे ब्रिटिश शासन के समय के पद खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो कौन से पद हैं जिनके नाम बदले जाएंगे, उनकी जगह किस तरह के नाम रखे जा सकते हैं। शिवाजी राजा भोसले यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को किया। मूर्ति नौसेना के पूर्वगढ़ सिंधुदुर्ग में लगाई गई है। आज भी यहाँ पर नौसैनिक गतिविधियां होती रहती हैं। शिवाजी ने 1674 में पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की, साथ ही समुद्री जंग के लिए अपनी नौसेना भी तैयार की। उन्होंने कोंकण से लेकर गोवा तक समुद्री किनारों पर मजबूत नौसेना तैनात कर दी थी ताकि इन बंदरगाहों से सुरक्षित व्यापार हो सके। शिवाजी की नौसेना इतनी ताकतवर थी कि ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच सेनाएं भी हार जाती थी। शिवाजी जंगी जहाजों के अलावा कल्याण, भिवंडी और गोवा में जहाजों का निर्माण करवाते थे। शिवाजी ने कई समुद्री किले भी बनवाए थे ताकि इन जहाजों की मरम्मत तट के किनारे ही हो सके। उसी में से एक है सिंधुदुर्ग। नेवी डे के दौरान इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल आर हरि कुमार भी मौजूद रहे। इस प्रदर्शन के दौरान 20 जंगी जहाज, MiG-29 के और नौसैनिक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट समेत 40 विमान ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा नौसेना के सबसे शानदार मार्कोस कमांडो की ताकत का प्रदर्शन भी हुआ। इंडियन नेवी परमाणु युद्ध रोकने, सी लिफ्ट, फोर्स प्रोजेक्शन और नेवल वॉरफेयर के लिए बनाई गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात के सेंटर एम्यूशन सपोर्ट, लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस सपोर्ट, मार्कोस बेस, एयर स्टेशन फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, सबमरीन और मिसाइल बोट बेस आदि पर काम करते हैं। वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास 75,000 रिजर्व, 66,257 सक्रिय जवान हैं, 300 एयरक्राफ्ट हैं, 150 जहाज और सबमरीन हैं, 4 फ्लीट टैंकर्स हैं, 1 माइन काउंट मेजर वेसल है, 24 कार्वेट्स हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य नाम के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इंडियन नेवी दुनिया की टॉप 10 नेवी में 7वें नंबर पर है। आगे भारतीय नौसेना की बात की जाए तो इसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है, 14 फ्रिगेट्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 8 लैंडिंग शिप टैंक्स,
एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है, कई छोटे पेट्रोल बोट्स हैं। भारतीय नौसेना के पास स्वदेशी और विदेशी मिसाइलों की भरमार है। इनमें सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जहाज से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज और एंटीशिप मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें नौसेना के पास हैं। टॉर्पीडोज हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं। 100 किलोमीटर की AK-190 गन से लेकर KS-35E क्वाड उड़ान और ASW RBU 2000 आदि है। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लैस है भारतीय नौसेना। वरुणास्त्र जैसे हैवी वेट टॉर्पीडो भी हैं। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास 2 परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हैं, 16 पारंपरिक अटैक पनडुब्बियां हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 7 लैंडिंग शिप टैंक्स हैं, 8 लैंडिंग क्राफ्ट्स हैं, 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, 12 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना में 18 कॉर्वेट जहाज हैं, 10 ऑफशोर पेट्रोल वेसल हैं, 18 पेट्रोल वेसल हैं, 108 पेट्रोल बोट्स हैं, 3 ऑक्सिलरी रिप्लेनिशमेंट फ्लीट हैं, 10 रिसर्च सर्वे और ट्रैकिंग वेजल्स हैं, 7 सपोर्ट शिप हैं, 6 ट्रेनिंग वेजल्स हैं और 24 टग बोट्स हैं। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last